फोर फाइव हो गया। एक्सेल एक्सेल ये एक स्प्रेडशीट है, राइट। एक्सेल का यूज क्या है बेसिकली। इससे पहले कि मैं बहुत एक्सेल के डिटेल्स में जाऊं, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं। ओके, तो जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए है डेटा। डेटा एक किस कंप्यूटर फील्ड्स में किसी भी लैंग्वेज किसी भी डोमेन के अंदर डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अब डेटा जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था, तो डेटा बेसिकली स्टोर नहीं हो रहा था कहीं पे, मतलब प्रोसेस होता था, क्योंकि उस वक्त बिजनेस का स्कोप बहुत कम था। वो मिलिट्री साइट्स वगैरह पे यूज हो रहा था, तो वहाँ पे जो बहुत जो डेटा स्टोर करने के जो तरीके थे और जो डिवाइसेस यूज किया जा रहा था, वो मोस्टली फ्लॉपी में ही लोग डेटा को परमानेंटली। लेकिन जो डेटा स्टोर करने का जो तरीका था, डेटा स्टोर नहीं, डेटा अरेंज करके स्टोर करने का जो तरीका था, वो बेसिकली एक नोटपैड की तरह था। तो इनिशियली जब हम लोग तो पढ़ते हैं, तो जो नोटपैड भी जो है, वो भी एक तरह का डेटा स्टोरेज है या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये अलग बात है कि अगर हम नोट पैड पे लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नोट पैड पे कुछ लिखा, सपोज कर ले कि मैंने यहाँ पे लिखा वन मोहम्मद शाहनवाज। फिफ्टीन ईयर्स, ठीक है। ये हमने यहाँ पे भी मैं इसको सेव कर सकता हूँ, यानी कि जो डेटा हमने यहाँ पे यूज किया है, इसको मैं सेव करके रख सकता हूँ। फिर फर्दर इन फ्यूचर अगर मुझे जरूरत पड़ा तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। डेटा जो स्टोर हो रहा है वो हमारा हार्ड डिस्क पे हो सकता है, या फिर अदर डिवाइसेस भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे क्लाउड पे हम क्लाउड के सिस्टम पे रख सकते हैं, है ना। या पहले जो था फ्लॉपी था या सीडी था या डीवीडी था, उसमें हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते थे। तो डेटा का स्टोरिंग डिवाइसेज अलग अलग था, लेकिन जो टेक्निक था वो पहले स्टार्टिंग में हम लोग ने नोटपैड पर ही स्टोर करना स्टार्ट किया। फिर फर्दर जो है अलग अलग एप्लीकेशंस आते गए और उसमें फीचर्स ऐड होते चले गए, और उसी हिसाब से डेटा को स्टोर करना। जो सबसे लेटेस्ट और बहुत यूजफुल जो टेक्निक है डेटा को स्टोर करने का, वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी जो हम लोग उसके एडवांस वर्जन जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसको हम लोग नो सिक्वल बोलते हैं, ठीक है। तो नो सिक्वल में क्या है कि आप डेटा को स्टोर कर रहे हैं, बट जो रिट्रीवल टेक्निक है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो रिट्रीवल टेक्निक जो है वो स्ट्रक्चरल नहीं है, नॉन स्ट्रक्चरल है। मीन्स नॉन स्ट्रक्चरल के मतलब कि किसी भी डेटा को हम एक्सेस कर रहे हैं विदाउट क्यूरिंग, ठीक है। उसके लिए हम लोग जो बिग डेटा और हडूप का जो है मैप एंड रिड्यूस वो यूज कर रहे हैं। दैट इज द डिफरेंट मेथड्स, है ना। बट मेरा भी जो फोकस है कि हम लोग जब डेटा स्टोर करना स्टार्ट किए, तो स्टोर करने के लिए जो टेक्निक और जो अंडरस्टैंडिंग था, वो एक किस तरीके से प्रोग्रेसिव हुआ और अलग अलग एप्लीकेशन यूज हुआ, जिसकी वजह से आज जो डेटा स्टोर करना और रिट्रीव करना बहुत आसान हो गया। उसमें वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन जो है वो एक एक्सेल है। एक्सेल, अगर मैं नोट पैड को एक्सेल के साथ कंपेयर कराता हूं, तो यहाँ पे अगर इस तरह के डेटा हम सपोज कर लें कि 1000 इंप्लॉय के लिए मैं यूज कर रहा हूँ स्टोर करने के लिए, ठीक है। ये मैं स्टोर कर रहा हूँ, तो ये मुझे पता है मैंने अपने हिसाब से स्टोर किया है। तो मुझे पता चल रहा है कि मैंने पहला जो ये जो नंबर है वो या तो सीक्वेंस है या इम्प्लाई है। ये इम्प्लाई का नेम है, और इसका जो ये यहाँ से यहाँ तक के जो है वो क्या है, टेक्निकल लीड उसकी पोजीशन है, और ये एक्सपीरियंस है। अब इसको और थोड़े से आसान लफ्जों में मैंने क्या किया, इस डेटा को पाइपलाइन कर दिया, ठीक है। जिससे ये पता चल रहा है कि एक पाइपलाइन से दूसरे पाइपलाइन के बीच में एक डेटा है, यानी कि एक इन्फॉर्मेशन हमने रखा है। अभी अगर इसी को बगैर पाइपलाइन में हम कर रहे थे, तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन था, राइट। अगर हम इसको पाइपलाइन हटा देते हैं, तो ये पता नहीं चल पा रहा था कि ये टेक्निकल क्या है, मोहम्मद क्या है, और वन क्या है। अगर इसको मैं इस तरीके से रखता हूँ, तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है। बट अब मैं इसको पाइपलाइन कर दिया, तो इससे पता चल रहा है कि एक पाइपलाइन जो है और दूसरे पाइपलाइन के बीच में एक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हुआ है ना। उसी तरीके से अगर मैं इसको पाइपलाइन ना कर करके यहाँ पे मैंने कॉमा यहाँ पे यूज कर लिया, दैट इज ऑल्सो द वे ऑफ सेपरेटिंग द डेटा, है ना। ये जो मैं कर रहा हूँ, इट इज नॉट द स्टोरिंग द डेटा। ये जो टेक्निक मैं यूज कर रहा हूँ, कॉमा या पाइपलाइन, इट इज
ये इंडिकेट कर रहा है कि हम अपने डेटा को किस तरीके से सेपरेट कर रहे हैं, ताकि जब हम इसे इन फ्यूचर अगर इसको एक्सेस करना चाहें तो मेरे लिए आसान हो। और दूसरी चीज यहाँ पे है कि जब आप डेटा को स्टोर करते हैं तो आपके जहन में ये बात होती है कि इस डेटा को कल कोई और यूज करे, तो उसके लिए ये आसानी हो, उसके लिए ये आसानी हो कि ये डेटा जो है वो क्या हो, अंडरस्टैंडेबल हो। ओके, क्या हो, अंडरस्टैंडेबल हो, ताकि वो इजीली समझ सके कि ये क्या है। फर्दर अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि सपोज कर लीजिए कि मैंने इस तरीके से, अब यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, मैं कॉमा भी दे सकता हूँ, पाइपलाइन भी दे सकता हूँ, दूसरे सिंबल भी यूज कर सकता हूँ, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है डेटा। ये जो कम्युनिकेशंस है वो एप्लीकेशंस और डेटा एंट्री ऑपरेटर के बीच की कम्युनिकेशंस है, वो किस तरीके से स्टोर कर रहा है उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। नाउ ये जो नोटपैड हम यूज कर रहे थे, तो ये एक प्लेन डेटा था, हमने यूज किया इसको और स्टोर कर लिया। प्लीज डोंट यूज दैट द मार्कर। ओके, हाँ, ये हमने डेटा को स्टोर कर लिया। नो, अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जब ये जैसे जैसे डेटा, जिस तरीके से डेटा बढ़ता गया, इसको मैनेज करना बहुत टफ हो गया। अब मैनेजमेंट में क्या होता है कि अगर इस फाइल को सपोज कर ले कि ये 4 MB का फाइल है, ठीक है, मैं एक अभी भी अगर मैं आज के जमाने में 2026 में बोलता हूँ 4 MB, तो इट्स अ वेरी स्मॉल फाइल, है ना। तो अगर 4 MB की डेटा को अगर हम नोटपैड पर रख करके ओपन करते हैं तो इट विल टेक्स टू प्रोसेस और ओपन दैट पर्टिकुलर फाइल इन ऑलमोस्ट 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स उसको ओपन करने में लग जाएगा। नाउ अगर किसी एक रिकॉर्ड्स को अगर आप सर्च कर रहे हैं, जैसे सपोज कर ले कि यहाँ पे 1 लाख रिकॉर्ड है, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक XYZ रिकॉर्ड को सर्च कर रहा हूँ, तो इट विल टेक्स मोर देन 15 मिनट्स टू सर्च इन द नोटपैड, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अब ये क्यों 15 मिनट्स लग रहा है, ऐसा नहीं कि आप नहीं सर्च कर पा रहे, लेकिन इसका जो कंपाइलर या इसका सॉरी जो प्रोसेसर है नोटपैड का, वो इतना कैपेबल नहीं है कि इतने ही अमाउंट डेटा को ये हैंडल कर सके। इसको बनाया गया था कि लाइट वेट डेटा यहाँ पे आप रखिए थोड़ी सी लर्निंग के लिए, कि किस तरीके से हम राइट करते हैं कुछ थोड़ा पैराग्राफ वगैरह लिखने के लिए, जो ये एक स्टार्टिंग है। बट हमने इसको कैसे यूज कर रहे हैं, हम अपना डेटा स्टोर करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है अल्टरनेट कि वो आपको फास्ट रिट्रीवल करे, ठीक है। तो इसकी प्रोसेसर जवाब दे देगा, और 4 MB के डेटा में आपको कोई एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड सर्च करना है तो आपको काफी टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ से मूव होकर करके जब हम लोग ने सोच मूव किया, लेटेस्ट टेक्निक यूज किया, डेटा हमारे पास ज्यादा आने लगे, कस्टमर्स ज्यादा आने लगे, तो हम लोग ने IBM ने एक एप्लीकेशन निकाला था सबसे पहले, लोटस, जिसको स्प्रेडशीट सबसे पहले लोटस था, और इसको स्प्रेडशीट बताया गया। स्प्रेडशीट, आप इस वर्ड को ही समझ रहे कि सीट है जो कि स्प्रेड है, मतलब एक से ज्यादा है, यानी कि डेटा आप एक से ज्यादा फाइल्स में और या सीट में अरेंज करके रख रहे हैं। फर्दर जो है माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल को प्रोवाइड किया। ओके, नाउ स्प्रेडशीट और एक्सेल ये दोनों बिल्कुल सेम है, जो देखने में, प्रोसेस में, फंक्शनैलिटी में बिल्कुल सेम है। या तो आप IBM का स्प्रेडशीट यूज करें या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कोई एक सीखेंगे दोनों आ जाएगा आपको। अब एक्सेल जो है वो क्या है, एक्सेल भी एक तरीके से डेटा स्टोरेज का काम करता है, लेकिन यहाँ पे डेटा स्टोरेज जो है वो किस फॉर्म में है, ये कॉलम टेबुलर फॉर्म में। और इसमें टेबुलर फॉर्म में होने के साथ साथ जो डेटा का डिवीजन किया गया है, सबसे पहले कॉलम में डिवीजन किया गया है और रो में डिवीजन किया गया है, रो और कॉलम में इसको डिवीजन किया गया। यानी कि जो सेक्शंस बन रहा है यहाँ पे, एक पहले उसने कॉलम को डिवाइड किया, फिर उसको रो में डिवाइड कर दिया, और ये दोनों के इंटरसेक्शंस पे, कॉलम और रो के इंटरसेक्शंस पे, कॉलम एंड रो के इंटरसेक्शंस पे जो सेल बन रहे हैं उसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। इंटरसेक्शंस पे सेल बनता है, ये हम इसको बोलते हैं स्पेस टू इंटर द वैल्यू, ठीक है, यहीं पे वैल्यू हम ऐड करते हैं। अब ये सेल जो होता है, सेल सिर्फ वैल्यू नहीं रखता, ये मैसेजेस भी आप रख सकते हैं। मैसेजेस हम दिखाएंगे कि दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यू मैसेज, लाइक हम वहां पे टैग बैक कर सकते हैं, दैट इज वो कंसेप्ट में मैसेज बोल रहा हूँ। और यहाँ पे ये इस सेल पे आप वैल्यू रख सकते हैं, और वैल्यू और फॉर्मूला। तो फॉर्मूला इटसेल्फ है वैल्यू, अगर आप इसको ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखते हैं तो फॉर्मूला इटसेल्फ है वैल्यू। तो जो जो सबसे छोटा और जो सबसे मिनिमम स्पेस हमें रिक्वायर्ड है, और या फिर जो आप इस तरीके से इसको इंटरप्रेट करें कि हमें एक्सेल जब मैं यूज कर रहा हूँ तो जो भी डेटा हम ऐड करेंगे या वहां पे इंसर्ट करेंगे या कीप करेंगे वो कहलाएगा सेल। ये हमारे मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ, ये एक्सेल। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सिलेक्टेड है दैट इज अ कॉल्ड कॉलम, ठीक है। अब ये जो क्या हॉरिजेंटली जो हमने सिलेक्शंस किया है ये कॉलम है, ए कॉलम हो गया, ये बी कॉलम, ये सी कॉलम, ये डी कॉलम, ई एफ, इस तरीके से ये काफी, ठीक है, मोर देन 256 से ज्यादा कॉलम्स है। ओके, नाउ इधर जो हमने वर्टिकली जो, सॉरी, हॉरिजेंटली ये
ये जो सिलेक्शन है वर्टिकली सिलेक्शन से ये रो कहलाता है, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा जो है रो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। बट अगर मैं इसकी जो अभी सिलेक्टेड जो मेरा कर्सर यहाँ पे है, ठीक है, जो कि थोड़ा हाईलाइट हो रहा है ग्रीन से, और राइट बॉटम पे देखेंगे एक छोटा सा पॉइंट बन रहा है, ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगल शेप बन रहा है यही कहलाता है आपका सेल। ओके, क्या कहलाता है? सेल। तो सेल जो होता है रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से, वो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन का रेफरेंस कहाँ पे मिलेगा? ये आपका रेफरेंस है, ये रेफरेंस है, ठीक है। ये क्या है? ये रेफरेंस बॉक्स है। जो भी डेटा आप ऐड करेंगे ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है, जहां पे शो करेगा कि उस पर्टिकुलर ये रेफरेंस हो गया सेल का, और उस पे ये वैल्यू वाला है। अगर मैं कोई अब मैंने बताया कि ये सेल जो कंटेंट करेगा वैल्यू कंटेंट करेगा और फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला देना चाहता हूँ तो ये टेक्स्ट बॉक्स किस तरीके से आइडेंटिफाई करेगा कि ये डेटा है या फॉर्मूला? तो जब भी हम लोग फॉर्मूला या फंक्शंस यूज करते हैं तो इक्वल्स टू से स्टार्ट करते हैं। इक्वल्स टू डिनोट करता है कि अब जो है उस सेल के अंदर जो भी आप ऐड करेंगे वो प्रोसेस होगा एक फॉर्मूला की तरह। आप हालांकि नेम कुछ टेक्स्ट भी लिख रहे हैं, जैसे मान लिया कि हमने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 जो एक्सेल का प्रोसेसर है ये इसको समझेगा कि यहाँ पे कुछ फॉर्मूला इस पे इंप्लीमेंट होगा। अब हमने यहाँ पे इक्वल्स टू 1 2 3 4 लिखा, तो यहाँ पे इक्वल्स टू ये आ गया। अगर मैं कुछ और फॉर्मूला दूंगा तो वो फॉर्मूला ये अंडरस्टैंड होगा। तो ये वैल्यू, ठीक है, तो ये आपका वैल्यू हो गया, ये फॉर्मूला का मोड हो गया। ये आपका ऊपर ऊपर में जहां पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है ये आपके अलग अलग मेनू है, और ये उसके शॉर्टकट्स हैं जिसको हम लोग रिबन टूल्स बोलते हैं। हर एक मेन मेन्यू के साथ रिबन्स आ रहा है। उस रिबन्स पे जो आप यहाँ पे ऑप्शंस देख रहे हैं ये टूल्स हैं, ये फंक्शंस हैं जो कि आप डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे होम पे आप क्या क्या कर सकते हैं इमीडिएटली, और शॉर्टकट टूल्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ये चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डरिंग कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं, कुछ उसके फॉर्मेट को चेंज करते हैं, सेल के वैल्यूज के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, फिर कुछ आप सम कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, blah blah blah। इंसर्ट में आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, ग्राफ इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। ड्रॉ में आप क्या कर सकते हैं? कुछ हाईलाइटर्स यूज कर सकते हैं। पेज लेआउट स्पेशली जब आप प्रिंट आउट यूज करेंगे उसके लिए यूज होता है। फॉर्मूलाज में आपको फंक्शंस दिखेगा कि अलग अलग कौन कौन से फंक्शंस यूज कर सकते हैं। जैसे मैथ का फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, टेक्स्ट है, डेट टाइम है, लुकअप है, रिसेंट यूज है, फाइनेंशियल है, लॉजिकल है, बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पे आपको इमीडिएटली रिबन पे अवेलेबल है। डेटा जब हम डेटा यूज करेंगे तो डेटा से रिलेटेड जैसा फिल्टरिंग करना है, या फिर आपको इस पे कोई फॉर्मूला ऐड करना है, कंडीशन फॉर्मूला ऐड करना है, या फिर डेटा किसी को कन्वर्ट करना है सीएसवी को एक्सेल में या एक्सेल को सीएसवी में, तो ये सारी चीजें यहाँ पे डेटा में अवेलेबल होगा। रिव्यू में आप थिसॉरस एक है वो इंपॉर्टेंट है, वो आप देख सकते हैं। और अवेबिलिटी व्यू जो है, व्यू में नॉर्मल व्यू जूमिंग वगैरह कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं विंडोज को, अरेंज ऑल कर सकते हैं, स्प्लिट। तो जो यहाँ पे एज ए डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस के लिए जो हम लोग यूज करेंगे उसमें हम लोग यूज करेंगे होम। होम यूज करेंगे, इंसर्ट करेंगे, फॉर्मूला करेंगे, डेट करेंगे। ओके, नाउ ये था हमारा ओवरऑल। मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से मतलब ये मेन्यू है, सब मेन्यू है। फाइल में अगर सपोज कर ले कि ये डेटा हमने सीट बनाया है, ओके, हाँ, देखिए यहाँ पे सीट है, सीट 1 है, सीट 2 है, इसी तरीके से सीट 3 है, सीट 4 है, इस तरीके से मल्टीपल सीट ऐड कर सकते हैं। ओके, अब जब सीट आप ऐड करेंगे, है ना, तो एक होता है वर्क स्पेस वर्कबुक। बेसिकली अब 2016 के बाद जो है एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल सीट्स आप बना सकते हैं, ठीक है? तो फाइल जब आप यहाँ पे सेव करेंगे, सेव एज, यानी कि आप, हम सपोज कर ले कि मैं अपने पीसी में कहाँ पे ब्राउज करता हूँ, डेस्कटॉप पे, ठीक है, डेस्कटॉप पे मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ एक्सेल वर्कबुक के नाम से, स्टूडेंट के नाम से मैं सेव कर रहा हूँ। मैंने सेव किया, ठीक है, इसको मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। क्लोज करने के बाद नेक्स्ट डे मैं आता हूँ यहाँ पे, डेस्कटॉप पे हमने किया था स्टूडेंट, और जहाँ से या तो डबल क्लिक करें तो ये ओपन हो जाएगा, या एक्सेल एक्सेल एप्लीकेशन ओपन कर करके आप इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें सीट 4, सीट 1, सीट 3, सीट 4, ये ओपन करने का तरीका है। दूसरा क्या है कि अगर आपको नहीं पता है कि उसका लोकेशन क्या है, तो एक्सेल में जाए, एप्लीकेशंस को ओपन करें, यहाँ पे रिसेंट टैब है ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिसेंट टैब में क्या क्या आपने ओपन किया है। अगर आपको पता है, हिंट्स मिलता है फाइल का नाम, तो यहाँ पे क्लिक करें, ये ओपन हो जाएगा। ओके, फाइल ओपन करने के लिए यहाँ से ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे भी लोकेशंस आपको है, लोकेशंस पे आप जाएं और फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो ये ओपन करने के अलग अलग हमने ऑप्शंस बता दिए। ओके, नाउ अब इंपॉर्टेंट चीज जो है कि डेटा एनालिटिक्स के लिए या फिर डेटा हैंडलिंग्स के लिए हम एक्सेल यूज कर रहे हैं, इसकी का ये जो यूज कर रहे हैं, क्या सिर्फ यही एक एप्लीकेशन है जो यूज कर सकते हैं या कोई और है? तो एज ऑफ नाउ बहुत सारे एप्लीकेशन है जो डेटा एनालिटिक्स के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन
अभी मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है डेटा एनालिटिक्स के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए एक्सेल यूज करते हैं। ठीक है, इसका इसका रीजन ये है कि यहाँ पे हम एनालिटिकल फंक्शंस यूज कर सकते हैं, डेटा को क्लीन कर सकते हैं, और ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा यहाँ पे प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, इस पे हम चार्ट ऐड कर सकते हैं, पाइवट टेबल ऐड कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट है फीचर्स है जिसकी वजह से हम लोग एक्सेल को यूज करते हैं डेटा एनालिटिक्स के लिए। अब डेटा एनालिटिक्स मैं बोल रहा हूँ, तो डेटा एनालिटिक्स एक्चुअली है क्या? एनालिसिस ऑफ डेटा। डेटा एनालिटिक्स जो है, एनालिटिक्स क्या है? आप यहाँ पे यूज करते हैं डेटा एनालिसिस ऑफ डेटा, यही है। अब बहुत कॉमन आज के डेट में जो एक बबल्स है मार्केट के अंदर, कि डेटा एनालिसिस के मतलब है डेटा साइंस, या सिर्फ वही लोग डेटा एनालिसिस करते हैं जो बहुत ज्यादा स्कॉलर होते हैं, मशीन लर्निंग जिसको एएमएल का बहुत अच्छा नॉलेज हो, पाइथन जिसको आता हो, वही कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटा एनालिटिक्स एक पड़ाव है, आप बोल सकते हैं, एक स्टेप्स है टूवर्ड्स द डेटा साइंस। डेटा साइंस के अंदर ये सबसेट आप बोल सकते हैं कि डेटा एनालिटिक्स है। ठीक है, लाइक अगर आप डेटा साइंस कर रहे हैं, कि अगर आप नॉलेज ले रहे हैं, तो उसका सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो डेटा एनालिटिक्स है। अब यहाँ पे बहुत कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि डेटा एनालिटिक्स सिर्फ हम डेटा साइंस में यूज करते हैं या कहाँ पे यूज करेंगे? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये है लोगों को कि डेटा साइंस या मशीन लर्निंग या डेटा एनालिटिक्स कहाँ पे यूज करेंगे। जो मोस्टली कंफ्यूजन है, जो कि जो अभी मार्केट के है, अभी एक हैवॉक है या बबल्स है, वो चैट जीपीटी, यानी कि एआई एजेंट। एआई एजेंट का कंसेप्ट है कि एआई एजेंट बनाने में ही इस चीजों का यूज होता है ना। ऑफ कोर्स एआई एजेंट बनाने के लिए मशीन लर्निंग की रिक्वायरमेंट होता है, बट डेटा एनालिटिक्स ये नया चैप्टर नहीं है। डेटा एनालिटिक्स नया चैप्टर नहीं है, ये टूल्स जो है एआई एजेंट्स, ये नया है। डेटा एनालिटिक्स हम लोग आज से नहीं, बहुत आ, कदीम जमाने से, मतलब एंशियंट टाइम से हम लोग करते आ रहे हैं। लेकिन कभी उस जो आपने एनालाइज किया था उसको इस नजरिए से कभी नहीं देखा कि हम यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स कर रहे हैं। जब आप जब आप प्रोग्रेसिव मोड में हुए, जब आपके पास टर्म आया, तब आप ये सोचते हैं कि ये चीजें तो मैं बहुत बहुत दिनों से कर रहे हैं। सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं मैं, आज बहुत ज्यादा मैं लेक्चर नहीं दूंगा, सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। आज छोटे से छोटे गांव में, आज से 50 साल या 100 साल पहले भी, हर एक कस्बे में एक दुकान हुआ करता था, छोटा छोटा, जहां पे आप सामान लेते थे, है ना। तो हमेशा हिंदुस्तान का एक बड़ा हार्मोनी रहा है कि कस्टमर और सेलर के बीच में, कि भाई आप जानते ना जानते हो, बट उधार जरूर देते हैं, है ना। क्रेडिट पे बहुत सामान यूज होता है ना। तो ये एक एंशियंट टाइम से ये चल रहा है, क्रेडिट का मामला हिंदुस्तान के अंदर बहुत एंशियंट टाइम से चल रहा है, कि आपको हमने, अच्छा ठीक है मैं आपको दूंगा। तो जब जहां पे क्रेडिट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, फाइनेंशियल टर्म्स इन्वॉल्व हो रहा है, मीन्स कि वहां पे डेटा एनालाइज हो रहा है। आप देख सकते हैं कि मैंने अगर आपसे 200 का कुछ सामान लिया, हमने आपको 100 दिया, तो हमारे पास कितना अभी है? 100 रुपीज क्रेडिट है। अब ये किसके नाम से क्रेडिट है? तो एक्स वाई जेड के नाम से क्रेडिट है ना। एक्स वाई जेड के नाम से क्रेडिट है। अब ये एक्स वाई जेड कहाँ रहता है? तो एबीसी विलेज के अंदर। ठीक है, अब जब दूसरे वक्त में जब ये बंदा आया एक्स वाई जेड, ठीक है, अब हो सकता है कि एक्स वाई जेड जो है, क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान का अगर ज्योग्राफी देखेंगे, तो बड़ा कोइंसिडेंस है कि राम नाम का व्यक्ति हर एक ये नेबर्स में आपको मिल जाएगा। तो एक्स वाई जेड किस कहाँ पे है? तो पता चला कि एक एबीसी विलेज में, और एक्स वाई जेड एक पीओक्यू विलेज में है। अब ये, अगर कोई एबीसी के पास हमारा 100 रुपये क्रेडिट है, एक्स वाई जेड के पास हमारा 0 क्रेडिट है, ठीक है, तो जब ये बंदा आया एक्स वाई जेड हमें पैसा देने के लिए, क्रेडिट बोला भाई हम क्लियर करना है आपका जो भी है, तो मैं कैसे देखूंगा, कहाँ पे देखूंगा कि ये बंदा का क्रेडिट कहाँ पे है? तो जाहिर सी बात है, पहले मेमोरी होता था, चूंकि कस्टमर कम होते थे, है ना, तो लोग याद रखते थे कि अच्छा फलाने बंदे का 100 रुपीज बाकी है, वो दे देगा। लेकिन ये टर्म्स जो है बहुत ज्यादा यूज होने लगा, मीन्स की क्रेडिट लेन देन ज्यादा यूज होने लगा, एक से ज्यादा कस्टमर हमारे पास है, लेनदार देनदार एक से ज्यादा है। तो अब ये मेमोरी वाला आइडिया जो है वो काम नहीं करेगा, मुझे कहीं ना कहीं नोट डाउन करना पड़ेगा। उसके दो वजह है कि हमारा रिलेशनशिप खराब ना हो, क्योंकि अगर किसी ने पैसे दे दिए हैं तो जाहिर सी बात है वो क्रेडिट जीरो हो गया है, तो मैं उसको फिर बाद में दोबारा उसको तकादा नहीं करूंगा। अगर जिसने नहीं दिए हैं उसको मैं बार बार उसको रिमाइंडर भेजूंगा कि भाई आपके पैसे हैं, आपने इतने। ठीक है, तो
इस तरीके से। तो ये डेटा एनालिसिस है कि मैं किसी को रिमाइंडर, एक्स्ट्रा रिमाइंडर नहीं भेजूं, या किसी का मेरे पास ऐसा भी नहीं हो डेट फेल हो जाए और उसको मैं रिमाइंडर ना भेज सकूं। तो दैट इज पार्ट ऑफ एनालिसिस, ये डेटा एनालिसिस है। ठीक है, और इसी एनालिसिस की वजह से हमारा बिजनेस ग्रोन अप होता है। ओके, तो अगर इस सिनारियो को अगर आप देखें तो आप खुद पता करेंगे, आप अपने बुजुर्गों से या आप अपने जो आपके यहाँ ओल्ड एज के हैं उनसे पूछिएगा तो बोलेंगे कि हाँ ये चीजें तो मैं कर, हमारे यहाँ बहुत दिनों से होते आ रहा है, हमारे बाप दादा करते थे। आप अपने बाप दादा से पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि हमारे बाप दादा करते थे, उनसे उनके वो अगर अपने बाप दादा से पूछेंगे तो बोलेंगे हमारे बाप दादा भी तो ऐसे ही हैंडल करते थे। बस हम लोग एंशियंट यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या हो गया, इन्वॉल्वमेंट टूल्स का हो गया कि, और इन्वॉल्वमेंट टूल्स का क्यों हुआ कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बढ़ने लगे, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बढ़ने लगे, नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ने लगे, तो हमने अलग अलग टूल्स यूज करने स्टार्ट कर दिया। क्लियर है? होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, नाउ अब मैं सपोज कर ले कि मैं जो कस्टमर की बात किया हूँ तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ। अब नोट पैड में देखें, नोट पैड में अगर मैं जाता हूँ कि ये कस्टमर XYZ इस तरह के 100 क्रेडिट, तो यहाँ पे हमें अगर इस डेटा को अगर मैंने लिखा, लेटा सपोज कि मैंने इस डेटा को लिखा, ठीक है, और मैंने इस डेटा को फिर मैं अपने क्लर्क को दिया कि भाई ये डेटा है, इससे तुम जाकर के रिमाइंडर दो कस्टमर को, तो उसको ये समझ ही नहीं आएगा कि भाई ये डेटा ये है क्या चीज। अगर उसने इस तरह का डेटा हैंडल नहीं किया होगा तो उसको कुछ भी नहीं पता है कि ये क्या लिखे हैं आपने, ये तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो अब उसको समझाना पड़ेगा। तो एक्सेल में क्या होगा कि एक उसने, अच्छा यहाँ पे, अब मैं सपोज कर ले कि मैंने यहाँ पे लिखा है, अब हमने यहाँ पे इंटर दे करके दूसरा लिखा, तो यहाँ पे मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, थोड़ा टैब दे दिया। अब ये और कंफ्यूजिंग हो गया कि अगर मान लो कि, या तो फिर अगर नहीं दिया तो हमने यहाँ पे XYZ दे दिया और यहाँ पे हमने दे दिया 500 क्रेडिट। अब ये और कंफ्यूजिंग हो गया कि ऊपर में 100 से स्टार्ट हो रहा है तो XYZ से स्टार्ट हो रहा है, अगर इसको हम क्रेडिट मानते हैं तो XYZ क्रेडिट नहीं हो सकता है, और XYZ को अगर हम नाम मानते हैं तो 100 किसी का नाम नहीं हो। तो ये जो है ये कंफ्यूजिंग टूल्स है, जिसकी वजह से हम लोग इसको बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होने के बाद इस टूल्स को हम लोग यूज करते हैं। जैसे CSV फाइल नोटपैड का ही एक ब्रांच है जिसका हम लोग यूज करते हैं। तो एक मैच्योरिटी आने के बाद, एक एक्सपीरियंस होने के बाद आप CSV, अगर मैं 6 क्लास के बच्चे को दे दूंगा CSV का प्रोसेस करने के लिए, नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको नहीं पता कि व्हाट इज द CSV, कैसे उसमें डेटा हैंडल करते हैं। या आप ही को मैं दे देता हूँ एक CSV फाइल बना करके और उसका डिटेल्स नहीं देता हूँ, तो आपको नहीं पता चलेगा कि CSV फाइल में क्या रखा है। आपके लिए आप बीटेक है, IIT किए हुए हैं, लेकिन CSV फाइल में दूंगा, जब तक कि उसको हर एक कॉलम्स की आपको नॉलेज नहीं होगा, डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, आप नहीं उसको प्रोसेस कर सकते। राइट, तो ये CSV फाइल थोड़ी सी टिपिकल है, बट ज्यादातर यूज होता है। अब एक्सेल में क्या हुआ, इसने यहाँ पे हेडिंग दे दिया है ना, ये कॉलम का नाम है ABCDEFG, यानी कि अगर हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि कॉलम ए में, यहाँ पे ऐसा कोई कॉलम नहीं है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे कोई कॉलम नहीं है। राइट, लेकिन अगर हम यहाँ पे आपको बोल दें कि यहाँ पे हमने कॉलम ए में क्या रखा है, क्रेडिट्स रखा हुआ, ये कॉलम ए में हमने 100 क्रेडिट्स रखा हुआ, कॉलम बी में हमने नाम, कस्टमर का नाम रखा हुआ है, कॉलम सी में हम उसका एड्रेस रखे हुए हैं, है ना, कॉलम डी में हमने उसका फोन नंबर रखा हुआ है। ओके, कॉलम ई में हमने उसका ईमेल रखा हुआ है। तो नाउ इट इज लिटिल बिट इजी। अगर आप इसको कंपैरिजन करते हैं इससे, नोटपैड से, तो यहाँ पे जो डेटा मैं रख रहा हूँ इससे ज्यादा अब इजी हो गया। मैं किसी को समझाने भी बैठूंगा तो यहाँ पे इजीली समझा सकता हूँ कि भाई देखो, यह कॉलम ए में जब भी रखना तो वो क्रेडिट वाला वैल्यू रखना, कॉलम बी में नाम रखना, कॉलम सी में क्या रखना है, आपको एड्रेस रखना है, डी में आपको क्या रखना है, फोन नंबर रखना है, ई में आपको ईमेल उसका रखना है। ठीक है, नाउ समटाइम्स ये भी हो सकता है कि हम इसको एक ऑल टाइप रो हमने इंसर्ट कर दिया, इसको और इजीली समझाने के लिए हमने एक कॉलम ले लिया, नेम, सॉरी, क्रेडिट, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल। राइट, ये ज्यादा ये ज्यादा मीनिंगफुल हो गया, आपका समझाना भी नहीं पड़ेगा किसी को भी। अगर मैं ये एक्सेल शीट देता हूँ तो वो समझ जाएगा कि अच्छा ये क्रेडिट है 100 का, किसके नाम से है, XYZ के नाम से, उसका एड्रेस नहीं ये है, फोन नंबर ये है, ईमेल, हमें रिमाइंडर भेजना है तो मैसेज करना तो इस नंबर पे, और ईमेल भेजना तो इस ईमेल पे भेज देना है रिमाइंडर इसको। तो ये देखिए एक्सेल कितना ईजी हो गया अगर कंपेयर करते हैं आप इस नोटपैड से, है ना ईजी। नो, अब आप हमारे पास ऐसे ही बहुत सारे कस्टमर हो गए, ठीक है, जैसे कुछ ने 300 लिया, कुछ ने 400 लिया, किसी ने 500 लिया, किसी ने 700 हमसे क्रेडिट लिया हो, किसी ने 900। ठीक है, अब एट द एंड लेटर सपोज कि ये एक दिन का ट्रांजेक्शन है, ठीक है, मैं एक सेल्स पर्सन हूँ जो कि काम कर रहा हूँ किसी किसी छोटे मोटे शॉप में, ठीक है, मेरे ऊपर शॉप का ऑनर है, वो सामने आता है, बोलता है भाई आपको आपका कितना ट्रांजेक्शन हुआ। तो मैंने क्या किया, नाम नहीं लिखा, मैंने ये क्रेडिट किस में रखा, क्रेडिट मैंने यहाँ पे रख दिया, ऐसे लिखते चले गए। अब जब डे एंड पे ऑनर आता है, पूछता है कि आज कितना सेल हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, कैलकुलेटर उठाऊंगा, यहाँ पे क्या करना स्टार्ट करूंगा, इसको सम करना स्टार्ट करूंगा। बोल तो ऑनर बोलेगा भाई इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि तुम बैठ करके कैलकुलेट करके मुझे बताओ, मुझे फटाफट बताओ कितने का सेल हुआ है। ठीक है,
तो अब यहाँ पे कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट्स है या नहीं है? यहाँ पे तो कोई हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं जाऊँगा, एक फॉर्मूला डालूंगा, उठाऊंगा, भाई लो आज का तुम्हारा 2900 का सेल हो गया, फटाफट सेकंड में हमने उसको रिपोर्ट दे दिया। दिस इज व्हाट द यूसेज ऑफ एक्सेल। ठीक है, तो ये एक आज हमने आपको एक ओवरव्यू दिया एक्सेल का। ठीक है, कल से इंशाल्लाह मैं फुल फ्लेजेड क्लास होगा 1-1.5 घंटे का। ठीक है, आज चूंकि फर्स्ट क्लास था तो मैं एक ही सेशन ले रहा हूँ, क्योंकि 1 मिनट के अंदर ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो आज यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि आफ्टर मतलब 1 महीने के बाद, ऑलमोस्ट 1 महीना 1.5 महीने के बाद ये सेशन स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, होपफुली के ये आप सुन मेरी आवाज?